संसाधन का पार्ट वन हम आपके सामने रख चुके थे और आज हम दूसरा पार्ट रखने जा रहे हैं, यानी रिसोर्स का संसाधन पार्ट टू। देखिएगा, आपसे पूछा जा सकता है कि संसाधनों का संरक्षण क्यों जरूरी है। तो सबको मालूम है, पहला टॉपिक क्या है? संसाधनों का संरक्षण, यानी आप कैसे संसाधन का संरक्षण करेंगे। हम लोग क्या करते हैं? मिसयूज करते हैं। अब एक बाल्टी पानी है, उसको इसी तरह बस अगर कंकड़ आप डालेंगे तो क्या होगा? पूरा का पूरा पानी बर्बाद हो जाएगा। तो इसका सीधा प्रभाव पड़ता है सतत विकास पर। सतत विकास क्या? सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या? सतत विकास क्या? तो सतत विकास का मतलब होता है विनाश के बिना विकास। विनाश के बिना विकास, विनाश के बिना विकास, यानी लगातार। कैसे लगातार? तो संसाधनों का हम इस तरह से उपयोग करें कि हमारे साथ साथ आने वाली पीढ़ी को भी बिना नुकसान पहुंचाए उनको लाभ पहुंचाया जा सके। ये सतत विकास है। देखिए, सबसे अच्छा जो परिभाषा जो दिया गया है एनसीईआरटी, जो बिहार बीटीबीसी का जो किताब है वहीं से हम ले रहे हैं, पूरा एनसीईआरटी पे आधारित है। सतत विकास में जो अवधारणा जो दी गई है, संसाधन प्राकृतिक प्रदत्त उपहार है। भाई, सोचने वाली बात है, संसाधन क्या है और हम इसका अगर संरक्षण नहीं करेंगे तो फिर दिक्कत आएगी। अगर इसका हम संरक्षण नहीं करेंगे तो इसका क्या प्रभाव पड़ता है, याद रखिएगा। अगर हम इसका अविवेकपूर्ण प्रयोग करें, यानी संसाधन का अगर हम लोग अविवेकपूर्ण, पहले ही क्लास में बता दिए थे कि क्या, यहां देख लेंगे, संसाधन सीमित हैं और हमारी आवश्यकताएं असीमित है। असीमित है तो हम क्या करेंगे? इसका कुशलतम उपयोग करेंगे। कुशलतम उपयोग करेंगे, उपयोग करके, ठीक है, कुशलतम उपयोग करेंगे। यानी आवश्यकता तो असीमित है, आवश्यकता की पूर्ति कभी होती ही नहीं है, लेकिन उनमें भी हम क्या करेंगे? कुशलतम तरीकों से उपयोग करेंगे। तो यहां अविवेकपूर्ण तरीकों से अगर उपयोग करेंगे तो उसका प्रभाव क्या पड़ेगा? सामाजिक तो पड़ेंगे ही, आर्थिक भी पड़ेगा और पर्यावरणीय भी प्रभाव पड़ता है। तो इसलिए संसाधनों का संरक्षण जरूरी है ताकि सामाजिक, आर्थिक और पर्यावरणीय विकास हो सके। अब विवेकपूर्ण तरीकों से करेंगे तो इस पे प्रभाव पड़ेगा, इस पे प्रभाव पड़ेगा। तो संसाधनों, यानी संसाधन हमारे सीमित हैं तो उसका विवेकपूर्ण तरीकों से उपयोग करें। उसी तरह अगर हम लोग अति दोहन करते हैं, जैसे मानव एवं तकनीक की शोषणात्मक दोहन प्रवृत्ति डाकुओं की अर्थव्यवस्था कहलाती है। यानी अब सिंपल सा देखिए, अगर हम लोग इसका अति दोहन करेंगे, संसाधन का हम लोग क्या करेंगे? अति दोहन, और इस तरह से करेंगे ताकि उसका शोषण हो रहा है, शोषणात्मक, तो ये क्या कहलाएगा? डाकुओं वाली अर्थव्यवस्था। डाकुओं वाली अर्थव्यवस्था कहलाएगा, याद रखिएगा। तो इससे भी बचना है। अति दोहन नहीं होना चाहिए। आप दोहन कीजिए लेकिन सही से कीजिए। तो कहता है कि मानव एवं तकनीक की शोषणात्मक दोहन प्रवृत्ति डाकुओं की अर्थव्यवस्था कहलाती है। तो इससे भी बचना होगा। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि संसाधनों का संरक्षण क्यों जरूरी है। तो आप लिखेंगे, संसाधन हमारे लिए जरूरी है, लेकिन मनुष्य अपनी वर्तमान समय में स्वार्थ की पूर्ति के लिए इसका इस तरह से इस्तेमाल कर रहा है कि उसे तो नुकसान पहुंच ही रहा है, उसके आने वाली पीढ़ी के लिए भी नुकसान पहुंचने की संभावना है। तो क्या करेंगे? संसाधनों का संरक्षण करेंगे, संसाधनों का कुशलतम उपयोग करेंगे। अगर हम इसका अविवेकपूर्ण तरीकों से उपयोग करेंगे तो सामाजिक, आर्थिक और पर्यावरणीय दोष उत्पन्न होंगे, दोष उत्पन्न होंगे। ठीक है। तो अब यहां ध्यान देने वाली बात है कि संसाधनों का हमें सही से इस्तेमाल करना पड़ेगा। अब ये नहीं कि पानी मिला है मुफ्त में, तो मुफ्त में थोड़ी है। आप खुद देखिए, कई लोग पानी के लिए तरस भी रहे हैं।
पर्यावरण प्रदूषित हो रहे हैं। अगर पर्यावरण को ही नहीं संरक्षित करेंगे तो फिर तो दिक्कत आएगी। इसी के संदर्भ में याद रखिएगा कि पर्यावरण के संरक्षण हेतु ही 5 जून 1972 को स्टॉकहोम, याद रखिएगा, स्टॉकहोम में पहला सम्मेलन किया गया और उसी समय से प्रतिवर्ष, याद रखिएगा, प्रतिवर्ष पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। याद रखिएगा, यानी विश्व पर्यावरण दिवस ये 1972 से। तो केवल दिवस मनाने से नहीं होता है, हम बार बार बोलते हैं, केवल दिवस मनाने से नहीं होगा, हमें सोचना होगा। स्कूली जो बच्चे जो हैं क्लास 1, 2, 3 से ही अब उनको जागरूक करना पड़ेगा कि मुझे इनको बर्बाद नहीं करना है, इनको बचा कर रखना है ताकि ये हमें सुरक्षित रखें। बार बार बोले, प्रकृति कभी भी किसी के साथ भेदभाव नहीं करती है, लेकिन हम लोग प्रकृति से जो भी मुफ्त में चीज मिला है उसका हम लोग अति दोहन करते हुए नजर आ रहे हैं, जिसका खमियाजा भुगतना भी पड़ रहा है। याद रखिएगा, तो ध्यान दीजिएगा। अब एक चीज और देखिए, संसाधन जो है वो सामाजिक सुधार में भी अपना महत्वपूर्ण योगदान देता है। तो एक लाइन है जिसको महात्मा गांधी ने, याद रखिएगा, महात्मा गांधी ने क्या कहा? महात्मा गांधी ने कहा कि, लाइन को याद रखिएगा, हमारे पास पेट भरने के लिए बहुत कुछ है। ध्यान रखिएगा, हमारे पास पेट भरने के लिए बहुत कुछ है लेकिन पेटी भरने के लिए नहीं। लेकिन आज के डेट में क्या है, हम लोग पेटी ही भर रहे हैं लेकिन पेटी भरने के लिए नहीं। तो ये क्या है, एक तरह से हम लोग संसाधन का कोई भी चीज आवश्यकता से ज्यादा वो हमारे लिए नुकसानदायक ही होता है। क्लियर हुआ? अब देखिए, इसी के संदर्भ में क्या हुआ, नर्मदा बचाओ आंदोलन चला। नर्मदा बचाओ आंदोलन मेधा पाटेकर के द्वारा, नर्मदा बचाओ, याद रखिएगा, नर्मदा बचाओ आंदोलन। और क्या हुआ, चिपको आंदोलन। नर्मदा बचाओ आंदोलन किसके द्वारा? मेधा पाटेकर के द्वारा, मेधा पाटेकर के द्वारा। और क्या हुआ, चिपको आंदोलन। चिपको आंदोलन ये किसके द्वारा चलाया गया? ये चलाया गया सुंदरलाल बहुगुणा के द्वारा, बहुगुणा के द्वारा, बहुगुणा के द्वारा। तो ये सब भी क्या है, ये कहीं ना कहीं पर्यावरण से ही संबंधित है, संसाधन से ही संबंधित है। इस चीज को याद रखिएगा। तो पिछले क्लास में भी हम लोग देखे। अब आगे देखिए कि इसके लिए कई बैठकें आयोजित की गई। फिर से हम एक बार रिपीट कर देंगे, आप लोग टेंशन नहीं लेंगे, फिर से हम रिपीट कर देंगे, ध्यान रखिएगा। अब इसके लिए कई तरह से बैठक का आयोजन किया गया, शिखर सम्मेलन किए गए, उस पर भी हम लोग देखेंगे। सबसे पहले प्रथम पृथ्वी सम्मेलन, प्रथम पृथ्वी सम्मेलन। अब खुद सोचिए कि हम लोग पृथ्वी पे रह रहे हैं, यानी जहां रह रहे हैं उसी को नुकसान पहुंचा रहे हैं। तो प्रथम पृथ्वी सम्मेलन कब हुआ? ये हुआ था 1992, याद रखिएगा। और ये कहां हुआ? रियो डी जेनेरो। रियो कहां है? तो रियो कहां है? ये ब्राजील में, याद रखिएगा, ब्राजील में। और यहीं पर 1992 में ही एजेंडा 21 लाया गया, याद रखिएगा। 21 का यहां मतलब है 21वीं शताब्दी, 21वीं सदी, याद रखिएगा। तो प्रथम पृथ्वी जो सम्मेलन जो हुआ ये 1992 में रियो डी जेनेरो में हुआ, याद रखिएगा। और इसमें पृथ्वी को बचाने की बात की गई। आप सिंपल सा सोचिए, संसाधन नहीं रहेगा तो कैसे होगा, पर्यावरण को तो नुकसान पहुंचेगा ही। और हम लोग पृथ्वी पर रह रहे हैं, ग्लोबल वार्मिंग की समस्या देख ही रहे हैं, जलवायु परिवर्तन की समस्या उत्पन्न हो रही है। तो इसी को ध्यान में रखते हुए 1992 में प्रथम पृथ्वी सम्मेलन किया जाता है। उसके बाद रियो +5 का आयोजन जो होता है, रियो +5 का मतलब हुआ कि द्वितीय पृथ्वी सम्मेलन। रियो +5 का मतलब क्या हुआ कि द्वितीय पृथ्वी जो सम्मेलन हुआ, याद रखिएगा, द्वितीय पृथ्वी सम्मेलन। तो द्वितीय पृथ्वी जो सम्मेलन होता है 1997 में,
याद रखिएगा। ये 1997 में द्वितीय पृथ्वी सम्मेलन होता है और इसका जो आयोजन जो किया जाता है, याद रखेंगे, न्यूयॉर्क में। याद रखें, न्यूयॉर्क। तो आपसे कभी कभी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि रियो प्लस 5 का मतलब क्या है। तो रियो प्लस 5 का मतलब, रियो प्लस 5 का मतलब ध्यान रखेंगे, रियो प्लस 5 का मतलब द्वितीय पृथ्वी सम्मेलन। द्वितीय पृथ्वी सम्मेलन, द्वितीय पृथ्वी सम्मेलन कब हुआ? न्यूयॉर्क में हुआ। याद रखिएगा, द्वितीय पृथ्वी सम्मेलन कब हुआ? तो ये न्यूयॉर्क में हुआ। अब यहीं पर जलवायु परिवर्तन की भी बात की गई। याद रखिएगा, यहीं पर जलवायु परिवर्तन की भी बात की गई। कब? 1997 में। और जापान में क्योटो सम्मेलन होता है। याद रखिएगा, जापान में कौन सम्मेलन होता है? क्योटो सम्मेलन। याद रखिएगा, तो जापान में जो क्योटो सम्मेलन जो होता है, जापान में जो क्योटो सम्मेलन जो होता है, ध्यान रखेंगे, ये 1997 में ही होता है। और जलवायु परिवर्तन के लिए, याद रखिएगा, जलवायु परिवर्तन के लिए, नहीं रहने दीजिए, जलवायु परिवर्तन के लिए ध्यान रखेंगे। यानी 1997 में क्या क्या हुआ? तो 1997 में रियो प्लस 5, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। और रियो प्लस 5 का मतलब क्या हुआ? द्वितीय पृथ्वी सम्मेलन। जो पहला रियो में हुआ था 92 में, ये न्यूयॉर्क में होता है 1997 में। याद रखिएगा, और 1997 में ही जापान के क्योटो शहर में, याद रखिएगा, क्योटो शहर में ग्लोबल वार्मिंग से बचाने के लिए, याद रखिएगा, किससे बचाने के लिए? तो ग्लोबल वार्मिंग से बचाने के लिए, ग्लोबल वार्मिंग से बचाने के लिए क्योटो जलवायु सम्मेलन होता है। याद रखिएगा। अब देखेंगे, अब यहां से आपसे पूछा गया कि ग्लोबल वार्मिंग के मुख्य कौन कौन है घटक, उससे कैसे ग्लोबल वार्मिंग उत्पन्न होता है, वहां ये भी क्वेश्चन पूछेगा। अब देखेंगे कि तृतीय पृथ्वी सम्मेलन कब होता है। तो तृतीय पृथ्वी सम्मेलन जो हुआ, याद रखिएगा, तृतीय पृथ्वी जो सम्मेलन जो होता है, ये होता है 2002। याद रखिएगा, ये 2002, यानी 2002 में तृतीय पृथ्वी सम्मेलन जोहान्सबर्ग, यानी दक्षिण अफ्रीका के जोहान्सबर्ग में आयोजित होता है। याद रखिएगा, जोहान्सबर्ग में आयोजित होता है। तो क्या क्या आपसे क्वेश्चन पूछेगा? देखिए, ये सारे संसाधन से ही संबंधित है। हम पहले ही बोले चैप्टर बाई चैप्टर हम आपके सामने रखेंगे, एकदम आराम से पढ़ना है। तो प्रथम पृथ्वी सम्मेलन 1992 में ब्राजील के रियो डी जेनेरो, हम केवल रियो लिख दिए हैं। अब आपसे यहीं पर एजेंडा 21 होता है। ये भी पर्यावरण से ही संबंधित है कि पर्यावरण को कैसे बचाया जाए। सोचिए, आज ऐसी स्थिति आ गई है कि हमें पर्यावरण को बचाने के लिए कई प्रयास किए जा रहे हैं, लेकिन फिर भी हम लोग क्या कर रहे हैं? पेड़ों की अंधाधुंध कटाई किए हुए जा रहे हैं। क्या वन हमारे लिए उपयोगी नहीं है? वन भी हमारे लिए उपयोगी हैं। कैसे भाई? एक से एक जड़ी बूटियां आज भी वनों में ही मिलते हैं। दूसरा चीज, ये वन्य जीव प्राणी के लिए तो उनका आवास है, जिसको हैबिटेट बोलते हैं, जिसको हैबिटेट बोला जाता है। वन्य जीव प्राणियों के लिए उनका आवास है वन। फिर भी हम लोग वनों की अंधाधुंध कटाई करते हुए जा रहे हैं। और आज ये स्थिति देख लीजिए कि पूरे भारत में वन का जो प्रतिशत है लगभग 24.1 के आसपास, और बिहार में तो और भी स्थिति गड़बड़ है, लगभग 7 के आसपास है। सोच लीजिए, तो बचाना पड़ेगा, केवल कहने से और रैली निकालने से नहीं होगा। स्कूली बच्चों को भी जोड़ना पड़ेगा, यानी समाज के हर तबके के लोगों को जोड़ना पड़ेगा। तो रियो प्लस 5 का मतलब द्वितीय पृथ्वी सम्मेलन न्यूयॉर्क में 1997, और 1997 के जापान के क्योटो शहर में ही याद रखिएगा क्या होता है? ग्लोबल वार्मिंग से बचाने के लिए क्योटो जलवायु सम्मेलन होता है। उसी तरह तृतीय पृथ्वी सम्मेलन 2002 जोहान्सबर्ग में आयोजित होता है। तो ये हम आप लोग के सामने रखे, एक बार फिर से ब्रीफ में कर दे रहे हैं, उसको ध्यान से देखिएगा। 1 मिनट रुकेंगे। ब्रीफ में कहने का मतलब क्या है कि एक बार फिर से देख लेंगे संसाधन का क्या क्या, कि भाई
संसाधन का वर्गीकरण आपसे पूछा जा सकता है। तो उत्पत्ति के आधार पे संसाधन के वर्गीकरण, तो उत्पत्ति के आधार पे दो, जैव और अजैव। उसी तरह आपसे पूछा जाएगा उपयोगिता के आधार पे, तो उपयोगिता के आधार पे भी दो हैं, उपयोगिता के आधार पर भी दो है, नवीकरणीय और अनवीकरणीय। उसी तरह आपसे स्वामित्व के आधार पे पूछा जाएगा, तो स्वामित्व के आधार पे चार है। अगर स्वामित्व के आधार पे पूछेगा तो चार है। कैसे कैसे? तो राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय, ठीक है, राष्ट्रीय व्यक्तिगत हो गया, सामुदायिक हो गया, राष्ट्रीय हो गया और अंतर्राष्ट्रीय हो गया। उसी तरह आपसे पूछा जा सकता है विकास के आधार पे, तो विकास के आधार पे क्या है? संभाव संसाधन, वास्तविक संसाधन, संचित कोष संसाधन और भंडारण संसाधन। इसके बाद आपसे पूछा जाएगा कि संसाधनों का संरक्षण क्यों जरूरी है, तो ये बताएंगे कि संसाधनों का संरक्षण इसलिए जरूरी है कि संसाधन हमारे जीवन के लिए अति आवश्यक है, हमारे साथ साथ ये हमारी आने वाली पीढ़ी के लिए भी लाभप्रद है। हमें, अगर हम लोग इसका अति दोहन करेंगे तो फिर हमें तो नुकसान होगा ही, हमारी आने वाली पीढ़ी को भी नुकसान होगा। तो इसीलिए इसको विवेकपूर्ण तरीकों से इस्तेमाल करेंगे। अगर अविवेकपूर्ण तरीकों से इस्तेमाल करते हैं तो क्या होगा? सामाजिक नुकसान होंगे ही, आर्थिक नुकसान भी होगा और पर्यावरणीय नुकसान भी होंगे। इसी संदर्भ में गांधी जी ने क्या कहा है कि संसाधन हमारे पास तो है, समुचित है, याद रखेंगे। तो ये हमारे लिए क्या है? पेट भरने के लिए हमारे पास पर्याप्त है, लेकिन पेटी भरने के लिए नहीं। और हम लोग आजकल पेटी भरने का ही काम करते हैं। उसी तरह हम लोग देखें कि नर्मदा नदी पर जब बांध जो बनाया जा रहा था तो उससे कई लोग विस्थापित हो रहे थे। तो उसी संदर्भ में मेधा पाटेकर के द्वारा नर्मदा बचाओ आंदोलन शुरू किया गया। उसी संदर्भ में 1970 के दशक में उत्तराखंड, आज उस समय उत्तर प्रदेश था, तो उत्तराखंड के गढ़वाल क्षेत्र में क्या किया गया? वहाँ के जो स्थानीय जो ठेकेदार थे उनके द्वारा पेड़ों की कटाई अंधाधुंध शुरू की गई। तो सुंदरलाल बहुगुणा के नेतृत्व में एक चिपको आंदोलन शुरू किया गया ताकि पेड़ों की कटाई को रोका जा सके। क्योंकि पेड़, देखिए, एक तरह से क्या होता है, आपको उद्योगों को तो बढ़ावा देगा, लेकिन वो काफी नुकसानदायक हो जाता है, ठीक है, नुकसानदायक होते हैं। तो इसको भी ध्यान में रखना है। उतना ही आप, अब मान लीजिए कि जरूरत है तो उसको काटिए, लेकिन उसके जगह दूसरे भी पेड़ को उसके अगल बगल कहीं ना कहीं लगाइए। ये सरकार के सामने ऐसे विचार रखने चाहिए कि कम से कम आप जितना पेड़ काट रहे हैं, कम से कम उसका आधा भी कम से कम लगाया जाए। कागज पे नहीं, जमीन पे। कागज पे तो बहुत कुछ होता है, तो ये भी ध्यान रखना होगा। उसी तरह आपसे ये भी क्वेश्चन पूछेगा, संसाधन का नियोजन क्यों जरूरी है? तो वही है, नियोजन नहीं होगा तो फिर दिक्कत आएगी। डाकू वाली अर्थव्यवस्था आपसे पूछा जा सकता है। तो डाकू वाली अर्थव्यवस्था का मतलब क्या हुआ कि संसाधनों का अति दोहन हम लोग इस प्रकार करते हैं कि केवल और केवल दोषापूर्ण, ठीक है। यानी कहने का मतलब ये हो जाता है कि आप, अब एक जरूरत है एक लोटे पानी का, एक बाल्टी पानी का, हम उसका अति दोहन कर रहे हैं। 2 बाल्टी, अरे चलो मुफ्त का है, मुफ्त का नहीं है। संसाधन पे सबका समुचित अधिकार है, बराबर के अधिकार मिले हैं, तो इसको भी ध्यान रखना होगा। उसी तरह आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि पर्यावरण संरक्षण हेतु क्या हुई, कब बैठक हुई? तो 1972 में पर्यावरण संरक्षण हेतु बैठक हुई थी। कहाँ? स्टॉकहोम में बैठक हुई थी। और उसी के संदर्भ में 5 जून को प्रतिवर्ष, ठीक है, विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। तो हम यहाँ से फिर एक बार बोलेंगे, केवल दिवस मनाने से नहीं होगा, उसके लिए आगे आना होगा, करना होगा, करके दिखाना होगा, ठीक है। इसी संदर्भ में फिर क्या होता है, कुछ सम्मेलन होते हैं, जैसे प्रथम पृथ्वी सम्मेलन 1992, उसी वहीं पर होता है एजेंडा 21 पर्यावरण को ही बचाने के लिए 1992 में ही रियो डी जेनेरो में, ये ब्राजील का एक शहर है। उसी तरह आपसे ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि रियो +5 का मतलब क्या हुआ? तो रियो +5 का मतलब होता है कि न्यूयॉर्क में द्वितीय पृथ्वी सम्मेलन होता है 1997 में, 1997 में। और 1997 में ही ग्लोबल वार्मिंग से बचाने के लिए क्या होता है, जापान के क्योटो शहर में क्योटो जलवायु सम्मेलन होता है।
उसके बाद 2002 में तृतीय पृथ्वी सम्मेलन होता है जोहान्सबर्ग में। तो ये पूरा का पूरा पहला चैप्टर हम आपके सामने रखे संसाधन के बारे में। अगला चैप्टर जो होगा उस पर भी बात करेंगे, लेकिन इसमें कुछ क्वेश्चन है उसको भी देख लिया जाए। जैसे हमने आपको इसके पहले जो जो बताया हम आपको बताए थे वो आप वीडियो देख लीजिएगा। तो पहला क्वेश्चन ये पूछा गया है, ध्यान रखेंगे, कोयला कैसा संसाधन है? तो ये है अनवीकरणीय। अनवीकरणीय, ध्यान रखिएगा, अनवीकरणीय। अब यहाँ एक चीज याद रखिएगा, कोयले के प्रकार उस दिन हम आपको बता दिए थे, एंथ्रासाइट, बिटुमिनस, लिग्नाइट और पीट। यानी इसमें कार्बन की मात्रा जिसमें ज्यादा होगी वो कोयला बेस्ट होगा। अब ये अनवीकरणीय है लेकिन ये प्राकृतिक संसाधन है, याद रखिएगा। यानी ये प्राकृतिक संसाधन होते हुए भी ये अनवीकरणीय संसाधन है। कारण क्या है? इसको बनने में हजारों लाखों वर्ष लगते हैं, इस कारण से इसको बोला गया अनवीकरणीय। ठीक है। दूसरा क्वेश्चन आपसे ये पूछा गया है एग्जाम में या फिर बुक में, सौर ऊर्जा निम्नलिखित में से कौन सा संसाधन है? तो सौर ऊर्जा जो है ये पुनः पूर्ति योग है, याद रखिएगा, पुनः पूर्ति योग। सौर ऊर्जा है पुनः पूर्ति योग, याद रखिएगा। यानी ये पुनः पूर्ति योग्य संसाधन है, यानी इसको फिर से प्राप्त किया जा सकता है। यानी ये पुनः पूर्ति योग कहने का मतलब कि ये प्राकृतिक संसाधन होते हुए भी ये नवीकरणीय संसाधन है, नवीकरणीय संसाधन है। यानी नवीकरणीय संसाधन किसको बोलते हैं? जिसकी पुनः पूर्ति आसानी से हो जाए। एक बार फिर बोलेंगे, अच्छा लगे वीडियो शेयर कीजिए ताकि बच्चे का मैट्रिक में मार्क्स कम से कम अगर एसएसटी में आए तो 90% आए। बिहार बोर्ड की बात कर रहे हैं, क्योंकि बिहार बोर्ड में ही क्लास 12th में, पिछली बार क्लास 12th में हमारे एक स्टूडेंट हैं अभिषेक, उनका 97 नंबर आया। ठीक है। तो ऐसा नहीं है केवल एसएसटी को लोग बनाता है कि मार्क्स नहीं आते हैं, आते हैं बस लिखने के तरीके। तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग शेयर करेंगे, बेनिफिट मिलेगा। और इसका इंग्लिश में भी कन्वर्ट हम करेंगे, देख रहे हैं 1-2 क्लास के बाद दोनों साथ साथ करेंगे। चलिए, तीसरा जो है याद रखेंगे, आपसे पूछा जाएगा कि तट रेखा से कितने किलोमीटर की क्षेत्र सीमा अपवर्जक आर्थिक क्षेत्र है? अपवर्जक आर्थिक क्षेत्र अगर पूछेगा, अपवर्जक आर्थिक क्षेत्र सबको मालूम है, ठीक है, तट रेखा से। तो ये जो है याद रखेंगे, ये है 200 नॉटिकल मील। ठीक है, 200 नॉटिकल मील। ठीक है, 200 नॉटिकल मील, इसको भी ध्यान रखेंगे। और राजनीतिक दृष्टि से अगर राष्ट्रीय संपदा में अगर इसकी बात करेंगे, राष्ट्रीय संपदा में इसकी बात करेंगे तो ये होता है 90.2 किलोमीटर। ठीक है, या नॉटिकल मील में देख लेंगे। एक चीज और यहां पे आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, डाकू वाली अर्थव्यवस्था, तो उस पे भी है। ठीक है, तो ये सब क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं एग्जाम में। अच्छा, एक क्वेश्चन और है, याद रखिएगा, हम उसको ऊर्जा में बताएंगे, ऊर्जा में बताएंगे हाइड्रो पावर, याद रखिएगा। तो ये है जल विद्युत, जल विद्युत ऊर्जा, इसको भी बताएंगे हम, जल विद्युत ऊर्जा। तो याद रखिएगा, हम लोग क्या करते हैं, तकनीकी माध्यम से जल को इकट्ठा करके उसको विद्युत में कन्वर्ट करते हैं। और भारत में सबसे पहले जो जल विद्युत ऊर्जा, जो हाइड्रो पावर जो प्लांट जो लगाया गया था, ये 1910 में लगाया गया था जमशेदपुर। ठीक है, ऐसे तो आप देखेंगे तो 1897 में अभी और भी बहुत सारा चीज है कावेरी नदी पर। ठीक है, तो हाइड्रो पावर प्लांट की बात हम लोग करेंगे तो 1910 जमशेदपुर में, और जमशेदपुर की स्थापना 1907। तो ये हम संसाधन आपके सामने रखे। अगले क्लास में संसाधन का ही चैप्टर है, याद रखिएगा, प्राकृतिक संसाधन। ठीक है, पिछले क्लास में भी हम लोग पढ़े प्राकृतिक संसाधन, तो हम लोग प्राकृतिक संसाधन पे बात करेंगे। इसमें प्राकृतिक संसाधन में बात हम लोग करेंगे भूमि संसाधन, मृदा निर्माण, मृदा के प्रकार एवं वितरण, इस पे भी बात करेंगे। ठीक है, तो अगले क्लास में हम लोग बात करेंगे प्राकृतिक संसाधन।
तो चलिए आज बस इतना ही। एक बार फिर बोलेंगे, दोनों वीडियो जरूर देखेंगे। पहला वीडियो भी लिंक में आप लोग को ये कर दिया जाएगा, उसका लिंक मेंशन कर दिए जाएंगे, वहां से आप जाकर देख सकते हैं। तो चलिए आज बस इतना ही। उम्मीद कर रहे होंगे कि जो भी सुझाव होगा आप लोग और देंगे भी। जहां तक सुधार की बात होगी और इसमें हम सुधार करके आप लोग के सामने रखेंगे, लेकिन आराम से पढ़ेंगे। जितना पढ़ेंगे उतना जरूर लिखेंगे। अच्छा लगे तो शेयर भी करिए, ताकि दूर दराज में जो भी गांव में जो बच्चे बैठे हैं उनको भी बेनिफिट मिल सके। चलिए ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद।